नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट फाइनेंस वर्ल्ड, राइट। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, शेयर मार्केट, हर किसी के लिए, भारत के सभी नागरिक के लिए आज की ये डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी एमपीसी की। 27 अक्टूबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी, इसकी एक एडिशनल मीटिंग रखी जाएगी ऑन 3 नवंबर। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी 3 नवंबर है और आज अभी कुछ 30-40 मिनट्स पहले ही ये मीटिंग जो है वो ख़त्म हुई है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। तो ये टोटल 6 मेंबर्स हैं और इसके हेड होते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो अभी हैं शक्तिकांता दास। तो डिसीजंस जो हैं वो जनरली कंसेंसस से ही लिए जाते हैं। अगर वोटिंग है तो जो मेजॉरिटी है वो जीतती है। और 6 मेंबर्स हैं तो अगर 3 मेंबर्स कहते हैं यस, 3 मेंबर्स कहते हैं नो, ऐसी सिचुएशन है तो इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर फाइनल स्टैंड लेते हैं वही चीज़ को माना जाता है। तो इस प्रकार से एमपीसी जो है वो काम करती हैं। अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है तो इसको सरकार ने एक रोल दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रोल ये दिया है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो इन्फ्लेशन का टारगेट जो दिया गया है दैट इज़ 2 to 6%, कि मैक्सिमम जो है 6%, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 2%। इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए। ये टारगेट सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। अब ये जो एडिशनल मीटिंग, जनरली मीटिंग्स जो है वो टाइम टू टाइम होती हैं, राइट। 2 महीने में एक बार इनकी मुलाकात होती है। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 5 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन उससे 1 महीने पहले ये बीच में से जिसको कहते हैं ऑफ साइकिल, तो ऐसी ऑफ साइकिल मीटिंग जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस की और आज मीटिंग भी कर ली। क्योंकि जो टारगेट दिया गया है 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखने का, तो ये टारगेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुलफिल नहीं कर पाई है। तो अब सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई थी, ताकि आज की मीटिंग में जो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार किया जा सके। और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सरकार को, फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। इसमें रीजंस दिए गए होंगे कि क्यों हमने 2 to 6% जो इन्फ्लेशन की रेंज है, ये टारगेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचीव क्यों नहीं किया। तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज की मीटिंग कंडक्ट की गई थी। तो रीज़न पता चल गया। अब कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। पे अटेंशन हियर, ये फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है, करंट कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। क्योंकि कैलेंडर ईयर जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर को ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। और फॉर एग्जांपल ये वाला जो चल रहा है अभी, तो 2022 अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ और मार्च 23 में ये ख़त्म हो जाएगा, राइट, 2023 में। तो ये पूरा साल फाइनेंशियल ईयर है, ये कैलेंडर ईयर है। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट कैलेंडर ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों में इन्फ्लेशन 6.3% था, 6% से ज़्यादा, यानी कि टारगेट से ज़्यादा। सेकंड क्वार्टर में इट वाज 7.3%, अगेन टारगेट से थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा। और थर्ड क्वार्टर में अगर हम देखें तो इट इज़ 7%, अगेन इससे ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब इसको महसूस कर ही रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो सेक्शन 45ZN है, इसके तहत क्या है कि ये रूल ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखना होता है और पत्र में ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन ही नहीं, रेमेडीज़ और ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ती हैं कि क्यों इन्फ्लेशन टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि ये जो लेटर है ना, ये पब्लिक नहीं किया जाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको एक कवर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको स्टडी करती है और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रीजंस देती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीज़न नहीं देगी, सरकार जो है वो रीज़न देगी कि क्यों इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नहीं रख पाई, ठीक है। अब ये लेटर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। फेलियर्स,
क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल रही, क्यों ये अचीव नहीं कर पाई, रेमीडियल एक्शंस, क्या एक्शंस लेनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक टाइम पीरियड कि कितने समय के अंदर ये सारी एक्शंस को फॉलो किया जाए को, तो कब इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, ये सारी चीज़ें लेटर में मेंशन करनी पड़ेगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन को लेकर वो ये है कि ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ और मार्च में ख़त्म होगा, तो इसमें एवरेज इन्फ्लेशन जो है पूरे साल का रहेगा 6.7%। अक्टूबर दिसंबर में ये 6.5% रहेगा। अभी अक्टूबर दिसंबर वाला जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर है वो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है उसका थर्ड क्वार्टर अभी चल रहा है, राइट, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 3 महीने में इन्फ्लेशन 6.5% रहेगा। फोर्थ फिस्कल ईयर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जो है, तो इसमें ये थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, 5.8% हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना ये भी है कि अक्टूबर के बाद इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। इसके पीछे जो रीजंस दिए गए हैं, मीन्स प्रोजेक्शन ये है कि एक तो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ड्रॉप होगी, और इसी के साथ साथ फूड की प्राइस जो है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी ड्रॉप होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होती है उसके बाद जब जो आपकी फसल है वो मार्केट में जब पहुंच जाती है उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है। तो अभी यही समय है, अभी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा, फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम होगा क्योंकि फसलें जो हैं वो तैयार होकर अब धीरे धीरे मार्केट में पहुंचने लगी हैं। तो ये दो बड़े रीजंस है जिसकी वजह से आरबीआई ये कह रहा है कि अक्टूबर के बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे ड्रॉप होगा। अब रीजंस क्या मेंशन करेगा आरबीआई, ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेटर जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, लेकिन हम एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगी। तो ऑफ कोर्स आरबीआई कोविड-19 को मेंशन करेगा। कोविड-19 के टाइम पर क्या हुआ था कि सप्लाई चेन जो है वो कंस्ट्रेंट हो गई थी, चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ गई थी, बहुत सारी चीज़ों की, और क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो मीन्स टाइम पर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, डिमांड थी, सप्लाई नहीं थी, तो ऐसे समय में प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ कि लोग जो है वो पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, एसेंशियल चीज़ों पर खर्च कर रहे थे, ऐसे वैसे अपने जो शौक़ है घूमना जाना ये तो पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन फालतू के खर्च जो हम कहते हैं ना वो लोगों ने करने बंद कर दिए क्योंकि इनकम के इश्यूज़ थे, और इनकम के इश्यूज़ जब होते हैं तो इकोनॉमी जो है वो ड्रॉप होती है क्योंकि मैं आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे समय पर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट हैं, राइट, यानी कि लोन का दर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा गिरा दिया ताकि लोग जो हैं वो जब लॉकडाउन अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाए तो लोग जो है वो सस्ते दर पर लोन मिल रही है तो वो लोन लेंगे, थोड़ा साहस करेंगे, थोड़ा बिजनेस करेंगे और जॉब्स जनरेट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी जो है वो उसकी साइकिल जो है वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अभी ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होनी ही वाली थी, चीज़ें जो हैं वो हील हो रही थी। उसके बाद आ गया ये यूक्रेन वॉर जो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई। फूड इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी का इश्यू हमारे देश में पता है, सनफ्लावर और दूसरे ऐसे खाद्य जिसको हम एडिबल ऑयल कहते हैं, तो इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गई। ऊपर से फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश में काफ़ी बढ़ गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट बिहाइंड द कर्व, यानी कि जो भी स्टेप्स लेने थे स्टेप्स में ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेट रही है, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही एजिलिटी दिखाई है। जो भी जहां पर जो भी चेंजेस करने थे वो सारे के सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी। रेमेडी की बात करें तो रेमेडी में सबसे बड़ा हथियार जो यूज़ करेगी दैट इज़ इंटरेस्ट रेट, राइट, यानी कि लोन्स जो हैं, लोन्स की प्राइस जो क्या की जाएगी। जब ग्रोथ कम हो रहा था तो लोन की प्राइस को कम किया गया, राइट। अब पैसों का फ्लो बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोन की प्राइस यानी कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा अप किया जाएगा, राइट। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि रेपो रेट जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। तो ये स्टेप जो है वो तो एक प्राइमरी टूल है ही, प्राइमरी टूल इन द सेंस के मेन हथियार हैं।
लेकिन इससे ग्रोथ पर इम्पैक्ट होती है। लोन जब एक्सपेंसिव होगी तो लोग लोन कम खरीदेंगे, लेकिन उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बैंक्स को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा पैसों का फ्लो, मीन्स बैंक के पास पैसे रहेंगे, और जो मॉनिटरी ट्रांसमिशन है वो भी थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करेगी। तो अपने से जो भी चीज़ें हो सकती है वो सारी की सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने के लिए तैयार हैं। एमपीसी के एक मेंबर हैं अशीमा गोयल, राइट, अशीमा गोयल जो हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये लेटेस्ट मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि एक्सेसिव रेट राइज से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना जो है वो क्रेडिबल नहीं होगा, वो ओके नहीं होगा। द रीज़न इज़, उन्होंने बताया कि जब तक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जो चीज़ों की कीमत है, जब तक वो कम नहीं होगी तब तक सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि डिमांड जो है वो ड्रॉप होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। चीज़ें महंगी होगी तो मैं और आप उसको नहीं खरीदेंगे, और लोन्स महंगी होगी तो फिर लोग नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ग्रोथ पर इसकी इम्पैक्ट आएगी। तो उनका कहना यह है कि हमें सप्लाई साइड सॉल्यूशन जो है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जो है, इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। कमेंट सेक्शन में आपको की लिंक्स मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।